हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बायोलाइट। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेयर। चलिए देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। देखिए, द अर्थ इज़ इन्वेलप्ड बाय अ थिक गैसियस लेयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारा अर्थ है ये चारों तरफ से एक गैसियस लेयर से घिरा हुआ है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है इसके चारों तरफ एक गैसियस लेयर है, एक गैसियस लेयर की कवरिंग है, एक इन्वेलप है। ठीक है, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, जो ये सपोज दैट कि ये हमारा अर्थ है और ये चारों तरफ से गैसियस लेयर से घिरा हुआ है, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये अटैच्ड है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए। ठीक है, इट अटैच टू अर्थ सरफेस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए अर्थ से अटैच्ड है। ठीक है, और जो ये एयर है, जो गैसियस लेयर है, जो ये चारों तरफ गैस है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम एयर भी कह सकते हैं, कॉल्ड एज एयर। ओके, अब देखिए, ये जो हम जानते हैं कि चारों तरफ से और ये मतलब फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी कि ये जो गैसेस लेयर हैं ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। वाई? क्यों है ये बायोस्फीयर का सबसे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट? क्योंकि लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस इज बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। क्योंकि जो हमारी लाइफ है अर्थ सरफेस पे वो सिर्फ और सिर्फ इस एटमॉस्फेयर की वजह से है। अगर ऐसा नहीं होता तो मे बी अदरवाइज द अर्थ वुड बिकम बैरन लाइक मून की तरह। ये जो अर्थ सरफेस है ये भी एकदम बैरन होता, बिकॉज वहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर यानी ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, एयर नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे लाइफ नहीं है। सो अगर ऐसा होता तो हमारा अर्थ भी मून की तरह बैरन होता। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है, सॉरी जो एटमॉस्फेयर है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है आपके बायोस्फेयर का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एटमॉस्फेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। ये तो हम जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जो सोलर रेडिएशन आती है उससे हमारे अर्थ को ये एटमॉस्फेयर ही बचाता है। ठीक है, यानी कि बिकमिंग टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होने से ये अर्थ को बचाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हाइट है, हम हाइट की अगर बात करें तो height of atmosphere is estimated between 16 to 29,000 किलोमीटर from the sea level. अगर मास की बात करें तो मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 5.5 इंटू 10⁻15 टन्स। फिर डेंसिटी की बात करें तो एट ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर आर ग्रेजुअली डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द हाइट फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल से जैसे हाइट बढ़ेगी तो जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो घटती चली जाएगी। फिर प्रेशर की बात करें तो द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएटेड ऑन द अर्थ सरफेस एट अबाउट 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका प्रेशर क्रिएट होता है अर्थ सरफेस पे। ये तो कुछ बात हो गई एटमॉस्फेयर की। चलिए अब कंपोजिशन की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, तो मेनली जो एटमॉस्फेयर है कंपोस्ट ऑफ किस किस चीज़ों से बना है? मेनली ये बना है मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड पार्टिकुलेट मैटर से। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। यस, तो जो टोटल गैसेस कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में, यानी कि सपोज अबाउट 99% ऑफ टोटल गैसेस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें से आपका नाइट्रोजन जो ऑक्युपाई किया है वो है 78%। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन है आपका 20.09%, फिर आर्गन आता है आपका 0.93% अदर गैसेस में, फिर आपका जिनॉन, नियॉन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड आपका आता है 0.03%। उसके बाद अदर गैसेस जैसे कि आपका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपके ट्रेस अमाउंट में आते हैं। और अगर हम बात करें
बाय वेट, मतलब इनके परसेंटेज की वेट में, तो वो भी एज अ ट्रेस अमाउंट में आते हैं। फिर जो आपका ये सारी जो गैसेस हैं, जैसे आपका नियॉन है, जिनॉन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, ये सब की अगर हम वेट में बात करें तो उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। नहीं कि इनका जो वेट है वो नेग्लिजिबल में आता है। अगर हम वेट की बात करें तो नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो इसका हो जाता है 75.51%। ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज वेट में आपका होगा 23.15%। और ऑर्गन का आपका हो जाएगा 01.28%। ये तो कंपोजिशन है इसकी। अब हम थोड़ा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है ये इसेंशियल एलिमेंट है प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। और ये आपका अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड इन सब के सिंथेसिस भी करता है। और जो अमाउंट है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में वो सबसे ज़्यादा है, वेरी हाई, दैट इज़ अबाउट 78.08%। ओके। और अगर वॉल्यूम की बात करें, यस, तो हाँ, दैट इज़ अबाउट 78.09% बाय वॉल्यूम। अब देखिए, जो एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑर्गेनिज्म इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सम प्रोकैरियोटिक लाइक बीजीए, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। तो ये तो एक्सेप्शन है, ये तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स। तो ये इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, नाइट्रोजन ये जो है यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल नाइट्रोजिनस कंपाउंड। सॉल्युबल नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड अमाइनो एसिड रेस्पेक्टिवली। ठीक है। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो आपका जो ऑक्सीजन है, आपको पता है कि ये बहुत इसेंशियल गैस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी गैस है, बिकॉज इन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस हुआ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट है। ठीक है, सॉरी, कार्बन इज़ द बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सोर्स ऑफ ऑल कार्बन, एंड जो उसका सोर्स है, एंड सोर्स ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स जो कि पाए जाते हैं वो सब इसके सोर्स हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड फ्री स्टेट में पाया जाता है। यस, और ग्रीन प्लांट्स जो है इसको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू नो दैट। यस, चलिए, तो इन गैसेस का जो है ये परसेंटेज जो है बाय वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एंड पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पीपीएम के फॉर्म में, यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में भी मैंने दे रखा है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर वेपर की। देखिए, वाटर वेपर कंटेन ऑफ द एटमॉस्फेरिक रेंज बिटवीन 0 to 5% बाय वॉल्यूम। और सोलर रेडिएशन कॉजेज वाटर टू इवापोरेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो सोलर रेडिएशन जो है, सोलर रेडिएशन की ही वजह से हम कह सकते हैं कि जो इवापोरेशन होता है अर्थ सरफेस पे वो इन सोलर रेडिएशन की वजह से ही होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ही सोलर रेडिएशन कॉज करता है इवापोरेशन को अर्थ सरफेस पे। मास की बात करें तो मास ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज रैपिडली इन इंक्रीज एल्टीट्यूड। जो मास है वो डिक्रीज करेगा जैसे ही जो एल्टीट्यूड रैपिडली एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा, और तो जो मास है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अबाउट 90% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक वेपर इज फाउंड अप टू हाइट ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल से 5 किलोमीटर की हाइट तक जो आपका एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है वो इस रेंज में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस वेदर फिनोमेना। जो आपका एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है यही वेरियस वेदर फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आपका क्लाउड का बनना, फॉग, रेनफॉल, आइस एंड स्नोफॉल एक्सेट्रा, जितने भी
वेदर फिनोमेना है, इसके लिए एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्टिकुलेट मैटर। देखिए पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड एरोसॉल्स। जितने भी आपके सॉलिड और लिक्विड एरोसॉल हैं जो कि एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड और एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं प्योर वाटर को छोड़ करके, ठीक है, एक्सेप्शन प्योर वाटर को छोड़ करके जितने भी सॉलिड लिक्विड एरोसॉल्स जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं वो सब आपके पार्टिकुलेट मैटर हैं, ठीक है। अब ये जो है पार्टिकुलेट मैटर ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और सब माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं साइज में, लेकिन ये 2 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होते हैं डायमेंशन में, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं पार्टिकुलेट मैटर में आपका, इट इंक्लूड डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, स्मोक, वॉल्केनिक ऐश, फंगल स्पोर, पॉलन ग्रेन्स etc, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। एंड दिस पार्टिकुलेट मैटर हेल्प इन स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन, ये जो है आपका सोलर रेडिएशन की स्कैटरिंग में हेल्प करता है। फिर देखिए द स्काई अपीयर ब्लू ऑन कलर ड्यू टू सेलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन बाय डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल से स्कैटरिंग, जो सेलेक्टिव स्कैटरिंग होती है सोलर रेडिएशन की, उसी से आपका जो स्काई का ब्लू कलर है वो अपीयर होता है। Salt particle become hygroscopic nuclei, thus help in formation of water droplets। जो आपके salt particles हैं ये hygroscopic nuclei हैं, तो इस वजह से ये जो है आपके water droplets के formation में help करते हैं, clouds के formation में और various form जैसे कि condensation, precipitation इसमें help करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर इन एटमॉस्फेयर अराइजेस फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज मैन मेड सोर्सेज। अब ये अराइजेस यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं ये एटमॉस्फेयर में आते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको देखिए ये आपके नेचुरल और मैन मेड सोर्सेज से आते हैं। आपके नेचुरल जैसे कि सपोज दैट नेचुरल सोर्सेज में सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, डस्ट है, वॉल्केनिक इमिशन, फॉरेस्ट फायर और रिएक्शन बिटवीन गैसेस, जैसे किसी गैसेस के बीच में रिएक्शन हो गया तो उससे ये एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। फिर मैन मेड सोर्सेज में जैसे कि आपका मैन मेड सोर्सेज में हो गया आपका फ्यूल कंबस्शन, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, माइनिंग, कोल माइनिंग और एग्रीकल्चर ऑपरेशन, व्हीकल्स, एग्जॉस्ट, इन सब से ये आपके एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। ये हो गई हमारी बात कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो अब इस वीडियो में हमने कंपोजिशन देखा, एटमॉस्फेयर के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।